On the occasion of 26th Kargil Vijay Divas, Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi paid tribute to the brave hearts who laid down their lives in the line of duty in the Kargil war back in the year of 1999. Remembering the war heroes, General Dwivedi said that he felt proud to be part of the pious celebration for the fourth time and added that entire country salutes the families of the warriors who laid their lives in the line of duty. The army chief also reminded Pakistan that each time it tries to cross the line, India will retaliate. All right, cutting across to the live visuals coming in of Union Minister Piyush Goyal currently speaking about India-UK ties. Let's listen. 12% growth in services sector. तेजी से पूरी दुनिया में भारत के लोग काम करने जाते हैं. भारत का सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, आईटी सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया हो, डिजाइन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज में भारत के युवा युवती बड़े पैमाने पे छोटे समय के लिए अलग अलग देशों में सेवा देने जाते हैं. अनुमान है यूके अकेले में आज लगभग 1 लाख लोग ऐसे शॉर्ट टर्म अपनी सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों का लगभग 25% तनख्वाह का नुकसान हो जाता था क्योंकि वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में पे करना पड़ता था 12.5% एम्प्लॉई को, 12.5% एम्प्लॉयर को. जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है दोनों 12.5% जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में होता है. और ये 25% जब तक वो व्यक्ति 10 साल वहां काम नहीं करे तब तक उनको वापस नहीं मिलता था. और जो 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था. और 1 साल पूरा होते ही ये 25% कटने लग जाता. तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ईपीएफओ में भरेंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा. उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा. उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा. ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा. भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा. भारत का यूके में सर्विस देने में फेयर कंपटीशन होगा. ये पैसा वेस्ट ना होने से हमारे जो लोग यहां से जाते हैं और आज के दिन जैसा बताया लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा उसी के साथ साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होके उनको ये पूरी बचत होने जा रही है 3 साल के लिए. मैं समझता हूं इससे सर्विसेज सेक्टर, आईटी, आईटीईएस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को और फिलिप मिलेगा और पुश मिलेगा और बड़े पैमाने पे भारत के लोग ये सेवाएं दे सकेंगे, कंपेटिटिव तरीके से स्पर्धा में खड़े हो पाएंगे. तो मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत को पुनः एक बार विश्व के विकसित देशों के बीच व्यापार के अवसर के साथ खोल रहे हैं. आपको ध्यान होगा
कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, वो एफटीए करते थे आसियान के देशों के साथ, वो एफटीए करते थे ऐसे देशों के साथ जो खुद हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। वो हमारे भारत के बाजार ऐसे देशों के लिए खोलते थे और जीरो ड्यूटी करते थे जो भारत में अपना सामान सस्ते में बेच के भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए। और हमने ये देखा है, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चेंबर्स, एमएसएमई के नेता कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार के एफटीए यूपीए के समय हुए थे, वो देश के हित में नहीं थे, देश को हानि पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एफटीए किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा की चारों कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूएई, अब यूके, हमारी बातचीत अन्य विकसित देशों के साथ चल रही है। भारत अब ऐसे देशों के साथ एफटीए करता है सूझबूझ और समझदारी के साथ, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है। वी डू नॉट कंपीट विद ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और इसी कड़ी में ये भारत को अमृतकाल में एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए एक नया एक मोड़ और एक पायदान के रूप में ये यूके भारत एफटीए सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, काम करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बल देने के लिए एंड लोकल को ग्लोबल लेके जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा। Union Minister for Commerce Piyush Goyal speaking about the FTA with the UK that has been signed almost after 2 decades. It's a historic achievement, of course, another feather in Prime Minister Modi's administration. पॉलिसी 2020 के तहत हमने ऑलरेडी काफी परिवर्तन किया है पुरानी सोच को, जो वास्तव में भारत की एजुकेशन सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाने जा रहे हैं। अभी तक 6 यूनिवर्सिटीज यूके की ऑलरेडी भारत में कैंपसेस लगाने का काम शुरू कर चुकी हैं। एक गिफ्ट सिटी में भी यूनिवर्सिटी हाल ही में शुरू हुई है। और आस्ते आस्ते ड्यूअल डिग्रीज और जॉइंट डिग्रीज देने का काम ये यूनिवर्सिटीज करेंगी, जिससे भारत के बच्चों को विदेश जाके पढ़ने के बदले कुछ समय विदेश भी जाएंगे, कुछ समय भारत में करके ऐसे ड्यूअल डिग्री, जिससे शिक्षा भी सस्ती होगी और शिक्षा और अच्छी होगी। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मोदी जी ने ऑलरेडी रास्ता खोला है। एफटीए का लाभ ये होता है कि ये स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो जो लोग आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन सबको एक कॉन्फिडेंस आता है कि दोनों देश के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सप्लाई चेन्स और मेक इन इंडिया में दोनों में अगर वो निवेश करते हैं और भागीदारी करते हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होता है। ऐसे ही एजुकेशन को भी अभी सुरक्षित महसूस होगा भारत आके यहाँ पे कैंपस सेटअप करना। अरुण CNN। ऐसा है, कार्बन टैक्स बार बार पोस्टपोन होते जा रहा है और कार्बन टैक्स ईयू ने भी अभी तक लगाया नहीं है। यूके तो उसके बाद सोचेगा और जब वो समय आएगा तो भारत कोई कमजोर थोड़ी है, भारत उसका जवाब हिसाब से देगा। जो भी हमारे हितों को या जो भी हमारे ट्रेड पे कोई नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में कुछ भी कदम उठाएगा, उसका जवाब फिर हम उसी हिसाब से देंगे। तो मुझे लगता है वो नॉन इश्यू है। मैं पिछले 2 दिन से सब पत्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था,
और मुझे ध्यान में आया कि कोई और विषय पूरे एफटीए में क्रिटिसाइज करने को मिला नहीं, तो एक दो अखबार में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात आई थी। वैसे आपको बता दूं, सीबैम ऑलरेडी यूरोप ही परेशान है, यूरोप की पूरी देश की इंडस्ट्री परेशान है, क्योंकि सीबैम से यूरोप इतना महंगा हो जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हाउसिंग, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उनका एक्सपोर्ट, वो सब इतना अफेक्ट होगा कि यूरोप की इंडस्ट्री हमसे ज्यादा परेशान है सीबैम और ये सब रेगुलेशन से।